जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। गणपति क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। हालांकि इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें हम लोग मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के बारे में बात कर चुके हैं। आपको ये टॉपिक समझने से पहले आपको वो 2 वीडियो देखना जरूरी होगा। अगर वो 2 वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हाँ, ये हालांकि मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ से आया था, उससे पहले कौन रहता था, कहाँ से आया था, महमूद गजनवी कहाँ का रहने वाला था, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। इससे पहले आपको 2 वीडियो देखना होगा। वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर वो दोनों वीडियो देखने में भी अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक शेयर और कमेंट करें। चलिए ठीक है, आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का रहने वाला था। मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि उससे पहले जब अरबों का आक्रमण और तुर्क मुसलमानों का आक्रमण हुआ वहाँ पे अफगानिस्तान के क्षेत्र में और गजनी प्रदेश में, वो हालांकि वहाँ साथ साथ में एक नए वंश का उदय हो रहा था। उस वंश का नाम क्या था? उस वंश का नाम था संसवानी वंश। संसवानी वंश का संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन हसन थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन हसन थे। कुतुबुद्दीन हसन के बाद, हालांकि इसके बारे में उतना पढ़ने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर थोड़ा बहुत हम आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रहे हैं कि कुतुबुद्दीन हसन जो थे संसवानी वंश के संस्थापक थे गौर प्रदेश में। ठीक है, इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र शासन के लिए आए, लेकिन योग्य नहीं होने की वजह से काफी समय के बाद मोहम्मद गौरी भी शासन करने के लिए आया। मोहम्मद गौरी जब शासन करने के लिए गौर प्रदेश में संसवानी वंश का सत्ता संभाला, उस समय उसके दिमाग में ये ख्याल था कि हमको मध्य एशिया में जाकर के अपना साम्राज्य को स्थापन करना है। यानी कि मध्य एशिया में जाने के बाद हम अपने साम्राज्य को और विस्तार कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले गजनी का उद्देश्य ये नहीं था। गजनी का उद्देश्य था कि लूटता था, लूटने के बाद वो चला आता था अपने घर। लेकिन मोहम्मद गौरी के अपेक्षा में गजनी का दोनों में तुलना कर सकते हैं, तो इसमें यही तुलना होगा कि मोहम्मद गौरी जो था अपने शासन और साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वहीं गजनी सिर्फ साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ शासन सत्ता को मजबूत करना चाहता था। कहाँ? गजनी प्रदेश में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जब मोहम्मद गौरी जो है वो सोचा, 1 मिनट हम इसको ड्रॉ करेंगे, 1 मिनट फिर से हम। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, 1 मिनट। मोहम्मद गौरी जो था सोचता था कि हमको भारत में जाकर के आक्रमण करना है और मध्य भारत में जाकर के अपना शासन को मजबूत करना होगा, वहां जाकर के अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। ठीक है, उसी बीच में वो सबसे पहले आता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में और पाकिस्तान के क्षेत्र के बीच एक मुल्तान जगह का नाम है। हालांकि अभी वो पाकिस्तान में है, लेकिन उससे पहले वो भारत में मिला हुआ था। सबसे पहले वो मुल्तान पे आकर के आक्रमण करता है। कहां आकर आक्रमण करता है? मुल्तान पे आकर के वो आक्रमण करता है। उसका पहला आक्रमण होता है किस ईस्वी में? 1175 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1175 ईस्वी में वो मुल्तान पे आकर के आक्रमण करता है और विजय होता है। ठीक है, विजय होने के बाद उसका मनसा और बढ़ जाता है, चाहत बढ़ जाता है। यहाँ तो हम अपना साम्राज्य को स्थापना कर ही दिए हैं, साथ साथ में हम वहां भी चलेंगे, भारत में जाएंगे, भारत में जाकर के अपना शासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे और साम्राज्य का विस्तार करेंगे, धर्म का इस्लाम प्रचार प्रसार करेंगे जोर शोर से। ठीक है, इसी बीच में वो फिर से लौट जाता है मुल्तान पे जीतने के बाद वो गौर प्रदेश चला जाता है। गौर प्रदेश जाकर के जब वो सोच लेता है कि हमको मध्य भारत में जाकर कन्नौज पे, खास तौर पे जैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, ये कन्नौज इलाका था, कन्नौज इलाका था, गढ़वाल वंश का शासक था, गढ़वाल वंश, राजा जयचंद, ये कन्नौज में था। ठीक है, यहां था भीम द्वितीय का शासन। किसका? भीम द्वितीय, और उसकी मां थी, और भीम द्वितीय के बाद चालुक्य वंश का यहाँ पे हो गया चालुक्य, ये गढ़वाल वंश, ये चालुक्य वंश, और यह अजमेर हो गया, अजमेर और दिल्ली। यहाँ के शासक कौन थे? चौहान वंश, चौहान वंश। तो ये हमारा भारत है। भारत के बीच में ये जो है, मान लो कि ये भारत को हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी आता नहीं है, तो ये हमारा भारत। ठीक है, यहाँ जो 3 शासक थे, हिंदू शासक थे यहाँ पे 3। उसका मकसद था मोहम्मद गौरी का कि हम गौर प्रदेश से अपना शासन व्यवस्था को
यहाँ भी चला है, कहाँ, कन्नौज पे चला। उसका मेन मकसद था कि हम कन्नौज में अपना शासन को मजबूत करें, मध्य भारत में जाकर के अपना शासन और सत्ता को मजबूत करें, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसको तो यहाँ आना होगा, कहाँ, गुजरात। गुजरात कहाँ, गुजरात। इसकी माँ थी नाइक देवी, नाइक देवी, ठीक है। भीम द्वितीय की माँ थी नाइक देवी, जो इसको मदद करती थी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक है। तो इसको इस रास्ते से वो आ रहा था, कहाँ, गुजरात। जब कन्नौज आना था उसको, लेकिन उससे पहले इसको सामना करना पड़ता किससे, गुजरात में, किससे, भीम द्वितीय से, ठीक है। भीम द्वितीय से उसने सामना किया, उसको क्या मिला, पराजय, वो हार गया यहाँ पे। भीम द्वितीय और नाइक देवी जो उनकी माँ थी, शासन व्यवस्था और सशस्त्र में काफी अच्छा नॉलेज था इन लोगों को, ये इनको हरा दिया, इसको, गौरी को हरा दिया। किस ईस्वी में, 1178, यहाँ मेंशन किए हैं 1178। क्या होता है, गुजरात में युद्ध होता है, किसके साथ, गौरी का। भारत में पहला आक्रमण होता है जिसमें वो पराजय हो जाता है। पराजय होने के बाद यहाँ पे एक जो यहाँ चौहान वंश का शासन चल रहा था, इसमें हम एक चीज आपको बताते हैं, ये अजमेर का इलाका है और ये दिल्ली का इलाका है, ठीक है। अजमेर और दिल्ली का इलाका, यहाँ पे चौहान वंश के जो शासक थे, पृथ्वीराज चौहान, जो महान सम्राट कहलाते हैं, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता था। उनके पिता अजमेर के शासक थे, ठीक है, अजमेर के शासक थे। उनके पिता का शादी जो है ना दिल्ली में हुआ था, क्या नाम था उनका, उनके शासक से हुआ था शादी, ठीक है। इनके शासक से शादी हुआ था, लेकिन जो दिल्ली के शासक थे उनके पुत्र नहीं थे, एक ही पुत्र नहीं थे। तो पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी हुए, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जो नाना जी हुए, उनको अपना उत्तराधिकारी समझते थे, क्योंकि उनके पुत्र तो थे नहीं, एक नाती था, तो नाती को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, उत्तराधिकारी बनाया। उसके साथ पृथ्वीराज चौहान को तो दिल्ली में तो अपना जगह मिला ही मिला, सॉरी अजमेर में तो मिला ही मिला, साथ साथ में उनको दिल्ली भी मिला। तो जब पृथ्वीराज चौहान को इतना बड़ा शासन संभालने का मौका मिला था, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पहले कोई भी चाहेगा कि पहले इस क्षेत्र में जाकर के हम हमला करें। तो गौरी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने, कि वो आया कहाँ, चौहान वंश, दिल्ली, क्या करने, युद्ध करने। युद्ध करने के दरमियान, इसी युद्ध में क्या कहा जाता है, इस युद्ध को कब हुआ था, 1191 में। कौन आया था, गौरी। किसके साथ युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया। लेकिन उस युद्ध में उसको क्या मिला, पराजय का सामना करना मिला। क्यों, कारण है क्योंकि उस समय जो शासक थे भीम द्वितीय और जयचंद, दोनों उनको सपोर्ट किए थे। क्या किए थे, सपोर्ट किए थे। सपोर्ट करने की वजह से उसको हार का सामना करना पड़ा। तराइन का प्रथम युद्ध, क्या, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। किसके किसके बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में लड़ा गया। लेकिन हारा कौन इसमें, गौरी को हार का सामना करना पड़ा। हार का सामना करने के बाद वो बुरी तरीके से उदास होकर के यहाँ से चला गया। कहां चला गया, गौर प्रदेश चला गया। गौर प्रदेश जाने के बाद वो एक साल तक अपने आप को फिर से तैयार किया, अपना सेनापति नियुक्त किया, बहुत कुछ किया। और फिर से एक साल के बाद आता है, कहां आता है, हमारे भारत में, क्योंकि उसको कन्नौज चाहिए था। कन्नौज में उसको शासन में व्यवस्था बनाना था, भारत का मध्य एशिया में, मध्य भारत में आकर उसको अपना शासन करना था, ठीक है। तो शासन करने के लिए वो फिर से एक साल के बाद आता है। उस बीच में यहाँ क्या हो रहा था, भारत के राजाओं के बीच में क्या हो रहा था, राजाओं के बीच में हो क्या रहा था कि जो चौहान वंश के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय जिनको कहा जाता है, वो क्या किए थे कि राजा जयचंद जो है ना, यहाँ कन्नौज के शासक जो गढ़वाल वंश का चल रहा था, जयचंद की पुत्री के साथ उनको प्रेम प्रसंग हो गया, उनको प्यार हो गया। अब भाई प्यार हो गया तो मान लिया जाए कि आप किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका पिता आपको सपोर्ट करे, तो सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा कभी। इसी वजह से इनके बीच से झगड़ा चल रहा था, मन मुटाव चल रहा था कि आप हमारी पुत्री के साथ प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या सपोर्ट नहीं करेंगे। तब इनके बीच में तो मन मुटाव चल ही रहा था, साथ साथ में भीम द्वितीय के साथ भी चल रहा था, समझे। भीम द्वितीय और जयचंद दोनों के साथ में इनका मन मुटाव चल रहा था। उसी समय गौरी उसी समय आता है और फिर से पृथ्वीराज चौहान पे हमला कर देता है।
क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान पे फिर से हमला कर देता है। हमला करने के दरमियान इनको मदद नहीं मिलती है, इन दोनों से मदद ही नहीं मिलती है। मदद न मिलने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा, पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा, बहुत बुरी तरीके से गौरी से हार गए। ठीक है, गौरी से बहुत बुरी तरीके से हार गए। हारने के बाद जो दोबारा वो आक्रमण करने के लिए आया भारत में, उसको सामना करना पड़ा पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ दोबारा, उस युद्ध को ही नाम देते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या नाम देते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में। द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 में। यहां मेंशन किए हुए हैं, देख लीजिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। जब वो गौरी जीत गया पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, तब वो अपने आप को मतलब कि हम उसको हरा दिए हैं, होता है ना, अंदर से फील आने लगता है, उसको हरा दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। एक जगह तो अपना स्थापना कर ही दिए हैं, अब हम और आगे बढ़ेंगे। उसी के साथ, उसी के क्रम में वो फिर आगे बढ़ता है। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। गौरी को ही भारत में मुस्लिम का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है, गौरी को। तो यहां से आप दो चीज याद रखिएगा बहुत बढ़िया से, कि तराइन का जो पहला युद्ध हुआ किसके साथ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तराइन का पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। गुजरात पे आक्रमण हुआ, यहां 1191 में हुआ, 1191। इसको याद है, प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ और किसकी हार हुई थी। तो पहला में गौरी का हार हुआ, चौहान जीते, 1191 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध। तो हम यहाँ पे नोट कर दिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो दिख जाएगा। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाता है, प्रश्न में काफी बार पूछा गया है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, हर एक पॉइंट को यहाँ पे लेकर के आए। इसके बाद हम पढ़ाएंगे गुलाम वंश, उसे बताएंगे कि बख्तियार खिलजी कौन था, किसके साथ था, उसका सेनापति कौन था, क्या किया नहीं किया, सब बताएंगे। बस निश्चिंत हो जाइए, पहले ये पढ़ ले मोहम्मद गौरी। अभी तो शुरुआत हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध खत्म किए हैं, इसके बाद मुस्लिम सत्ता का स्थापित कर दिया। उसी के बाद क्या होता है, चंदावर का युद्ध होता है। यहाँ को हरा ही चुका था चौहान वंश को। हराने के बाद वो कन्नौज पे कहाँ जाता था, कन्नौज पे चाहता था कि हम वहां पे अपना शासन व्यवस्था को मजबूत करें, साम्राज्य का विस्तार करें वहां जाकर के। तभी जाकर के कन्नौज के शासक जयचंद के साथ उसका युद्ध होता है। किसके साथ, कन्नौज के शासक जयचंद के साथ युद्ध होता है। एक मिनट, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पे कि खत्म हो गया, चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध किसके साथ में हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ जो गौरी की जीत हो गई और जयचंद की हार हो गई। कहाँ पे, कन्नौज में। कन्नौज में कहाँ पे, क्यों, क्योंकि उसका तो यही मकसद था ना, उसका तो मकसद ही यही था कि हमको कन्नौज में जाकर के अपना शासन व्यवस्था को चलाना है, इस्लाम साम्राज्य का विस्तार करना है। तो वो वहां से तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसको सपोर्ट नहीं दिया भीमद्वितीय, और इन लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया, तब ना जाकर के वो कन्नौज में विजय प्राप्त किया। तो विजय प्राप्त कर ही लिया, विजय यहाँ पे गौरी जीत ही गया, जयचंद को हार हो गया। तो यहाँ पे कहा जाता है कन्नौज के विजय के बाद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की, कन्नौज में विजय होने के बाद गौरी वहां पे जब शासन चलाने लगा, तो वहां पे कन्नौज में जो सिक्के चलाए थे, गौरी ने जो सिक्का चलाया था, उस सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी, आकृति होती थी, दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ रहता था। ठीक है, कलमा लिखा हुआ रहता था और देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती है। तो क्वेश्चन में प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि किसके शासनकाल में देवी लक्ष्मी की आकृति वाला सिक्का चलाया गया, तो क्या जवाब देंगे, जवाब देंगे मोहम्मद गौरी ने। पिछले क्लास में लोग क्या पढ़ते थे, महमूद गजनवी ने क्या किया था, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था और अरबी में,
संस्कृत भाषा एक तरफ और एक तरफ अरबी भाषा लिखा हुआ था, क्योंकि वहां जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई हुई करती थी और एक तरफ अरबी में कलमा लिखा हुआ रहता था। अंतिम बार भारत 1205 में आया। गौरी जो है एक बार फिर से भारत आया था, सिक्का वक्का तो चलाया ही, एक बार फिर से वो भारत आया था। कन्नौज विजय होने के बाद वो चला गया होगा, सिक्का वक्का चला करके वो चला गया होगा 1205 में, क्योंकि कन्नौज पे जब विजय हुआ था कब हुआ था? 1194 में हुआ था। कब? 1194 में हुआ था। यहाँ देखिए पहला गुजरात का आक्रमण जो पहला जीता, सॉरी यहाँ पे हार गया किसके साथ? भीम द्वितीय से, यहाँ हारा। फिर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, यहाँ पे उसको पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ गया। दूसरे पृथ्वीराज चौहान के साथ द्वितीय युद्ध होता है, इसको तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में होता है। उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है कब? 2 साल के गैप के बाद। किसके साथ? जयचंद के साथ। राजा जयचंद के साथ युद्ध करने के बाद, कन्नौज जीत जाने के बाद वो फिर गौर प्रदेश चला जाता है, देवी का सिक्का वक्का चला करके। फिर वो अंतिम बार भारत कब आता है? 1205 ईस्वी में वो भारत आता है। कब आता है? 1205 ईस्वी में भारत वापस लौटता है। और 1206 में वो क्या करता था कि बॉर्डर के रास्ते होकर के आता था, ठीक है। तो आने के क्रम में ही उसको खलवाड़ जनजाति जो है, खलवाड़ जनजातियों के साथ उसका युद्ध हो जाता है। मतलब भिड़ंत होता है, युद्ध नहीं होता है, भिड़ंत होता है, जिसमें जनजातियों का हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गौरी अंदर आ जाता है। जब 1206 में वापस गौर लौटने के क्रम में, यानी कि 1205 में अंतिम बार तो भारत आ ही गया, 1206 में जब वो जा रहा होता है तो वहां पे खलवाड़ जनजाति जो है ना, वो इंतजार कर रहा होता है कि अब की आगे तो छोड़ेंगे नहीं साला, तुमको मार देंगे, देख लेंगे जो होगा देख होगा। छोड़ने नहीं था उसको। तो खलवाड़ जनजाति इंतजार कर रहा था बॉर्डर पे, और जैसे ही ये गौर प्रदेश लौट रहा था मोहम्मद गौरी, वहीं पे उसकी हत्या कर दी जाती है। कहा तो यही जाता है कि उसकी हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। याद करिए कि जब हम आपको बता रहे थे कि तराइन का द्वितीय युद्ध जब हो रहा था, द्वितीय युद्ध के लिए जो वो तैयार होने के लिए 1 साल के लिए चला गया था वो अपने घर वापस गौर प्रदेश, तो हम आपको बताए थे वो अपने साथ 2 सेनापति को तैयार किया था, जो उसको बहुत मदद किया था उसको यहाँ विजय करने में, पृथ्वीराज चौहान को हराने में, समझिएगा, बहुत मदद किया। वो 2 जो है सेनापति, वो है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला, और दूसरा बख्तियार खिलजी। सेनापति तो नहीं कहेंगे, इसको गुलाम कहेंगे। पहले के समय में क्या होता था कि अभी तो हम लोग किसी को अगर हम काम में रखते हैं, तो जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि मोहम्मद गौरी का 2 जो सेनापति था, जैसे 2 गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी जो था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति हुआ करता था और मोहम्मद गौरी का वो गुलाम था। लेकिन हालांकि ये बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गौरी का बहुत कमजोर गुलाम था, जिसकी वजह से उसको डायरेक्ट सत्ता वहां पे, मतलब कि जहां वो जीतता था भारत में आकर के, उसको वो डायरेक्ट उसको सौंपता नहीं था कि तुम इसका यहाँ का शासन संभालो। वो सीधे कह दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम इसको अपने साथ रखो कन्नौज में। और ये अब कन्नौज में साथ में रखने के क्रम में ये क्या किया कि इसको आगे का जो युद्ध करने का जो तरीका था और जो भी कुछ करने था, कन्नौज के बाद आगे जो अपना साम्राज्य का विस्तार करना था, इसको भेज दिया आगे कि तुम बंगाल और बिहार में जाओ और वहां जाकर के तुमको जो करना है करो। तो ये आगे बढ़ा बंगाल और बिहार की ओर, और यहाँ पे आकर के बंगाल और बिहार में सबसे बड़ा जीत दर्ज किया था। कौन? बख्तियार खिलजी। समझ गए? बख्तियार खिलजी जो था वो आगे आया और बंगाल बिहार का विजय, जो कि गौरी भी नहीं सोचा था कभी कि हम बंगाल और बिहार पे विजय प्राप्त करेंगे, उसी क्रम में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया और विक्रमशिला जैसे पुराने विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध की शिक्षा दिया जाता था, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बौद्ध का शिक्षा दिया जाता था, जो कि इसने आकर के, इसको तो पता नहीं था कि शिक्षा क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है। ये तो साला अथी में रहता था, वो पहाड़ों पे रहता था, आता था, लड़ लेता था जिससे मनुष्य, इसको क्या पता था कि एजुकेशन क्या होता है। ये आया और इसको ध्वस्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसी ने दास वंश का स्थापना किया था। दास वंश को ही गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं। दास वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और उसने अपना शासन व्यवस्था जो है ना, गौर प्रदेश से न चला करके लाहौर से चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, गौर प्रदेश से न चला करके लाहौर से अपना शासन व्यवस्था को चालू करना शुरू कर दिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जो गुलाम थे, 3 गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, कुवाजा, यालदोज और ऐबक। इसमें इसके 3 महत्वपूर्ण गुलाम थे, जिसका एक क्षेत्र देकर, जैसे कि गौरी आता था
लड़ाई करता था, जीतता था, और जीतने के क्रम में वो फिर से गौड़ प्रदेश चला जाता था। गौड़ प्रदेश चले जाने के बाद यहाँ तो शासन संभालने के लिए कोई होना चाहिए था, जो क्या करता था, अपने जो गुलाम को अपने छोड़ करके जाता था यहाँ पे। जैसे कि कुवाजा को एक प्रदेश दे देता था, यादोज को एक प्रदेश दे दिया था, एवक को भी एक प्रदेश देकर के चला गया था, और एवक अपना सेनापति के साथ यहाँ पे कार्य संभाल रहा था। ठीक है, जब गौरी मृत्यु हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारा टॉपिक यहाँ पे गौरी का समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग गुलाम वंश में पढ़ेंगे कि यादोज का क्या योगदान रहा, एवक का क्या योगदान रहा, और कुवाजा का योगदान क्या रहा सल्तनत काल में। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाते हैं। गुजरात पर आक्रमण कब किया, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, और चंदावार का युद्ध हुआ, और किसके बीच हुआ, किसके साथ हुआ, कौन हारा और कौन जीता, सब बताए हैं आपको इस वीडियो में। एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत पे हम काम करेंगे, और गुलाम वंश पहला उसमें आता है। जैसे कि हम आपको पहला वीडियो में बताए थे, गुलाब खिले तो सांस ले, एक ट्रिक था, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ये ट्रिक शायद आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो आप पहला वीडियो जाकर के देखिए। यहीं से दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश आए थे, पांचों के बारे में चर्चा होगी, और इसके बाद गौरी तो खत्म हो ही गया, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गुलाम वंश, दास वंश जिसे कहते हैं। धन्यवाद, सब्सक्राइब करना भूले नहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।